हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका स्टडी ग्लव्स पर। मैं हूं आपका दोस्त दीपक और आपके लिए लेके आया हूं डेली करंट अफेयर का सेशन। आज 1 मई है और बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर का सेशन हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर का सेशन। हमारा जो पढ़ने का तरीका रहेगा उसमें सबसे पहले हम लोग इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़ को कवर करेंगे। तो पहली इंटरनेशनल न्यूज़ आप लोग के लिए है कि भारत की मदद को आगे आए 40 से ज्यादा देश। भारत में अभी ऑक्सीजन की काफी कमी चल रही है कोरोना के चलते, तो 40 से ज्यादा देश भारत की मदद के लिए आए हैं। हर्ष श्रृंगला जो कि विदेश सचिव हैं, इन्होंने ये कहा है कि काफी सारे देश जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जैसे देश भारत की मदद के लिए आगे आए हैं। नेक्स्ट न्यूज हम लोग देख सकते हैं, जनरल रावत के बयान पर तिलमिलाया चीन। जनरल रावत ने यह कहा है कि भारत का पीछे हटना कोई मजबूरी नहीं है, हम केवल नागरिकों की सुरक्षा के लिए ही पीछे हट रहे हैं, लेकिन पीछे हटना हमारी कोई कमजोरी नहीं, चीन इसे जो है वो हमारी कमजोरी ना समझे। नेक्स्ट देख सकते हैं हम लोग, हिंद प्रशांत क्षेत्र में मजबूत सैन्य मौजूदगी बनाए रखेगा अमेरिका। अमेरिका शुरू से ही ये चाहता है कि वो हिंद प्रशांत क्षेत्र के अंदर अपनी मौजूदगी को बनाए रखे, क्योंकि वो काउंटर करना चाहता है चीन को और अपनी सैन्य शक्ति जो है उसको बढ़ाना चाहता है हिंद प्रशांत क्षेत्र के अंदर। आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर पहुंचाने वाले पायलट माइकल कॉलिंस का निधन हुआ। 1969 के अंदर 3 अंतरिक्ष यात्री पहुंचे थे चांद पर, उनमें से उनको ले जाने वाले माइकल कॉलिंस का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है। भारत की मदद में पूरे संसाधनों का इस्तेमाल करेगा अमेरिका। अमेरिका ने कहा है कि भारत का वो भरसक मदद करेगा, चाहे कोई भी परेशानी हो। कोरोना के चलते भारत के अंदर ऑक्सीजन की कमी है और अब अमेरिका मदद करने के लिए आगे आया है। प्रदर्शन के लिए मुकदमे दर्ज करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का भाग है और यदि अनुच्छेद 19 का कोई व्यक्ति सही इस्तेमाल नहीं कर पाता तो ये कहा गया है कि वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती हो रही है। प्रदर्शन करने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19 का भाग है। वैक्सीन के अलग अलग दाम पर राजस्थान हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। राजस्थान हाईकोर्ट ने ये कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से 150 रुपए में कोरोना वैक्सीन, जबकि राज्यों को ये लगभग 250 रुपए में उपलब्ध करवाई जा रही है और निजी अस्पताल में 600 रुपए तक उपलब्ध है। तो ये जो कीमत है इसमें इतना अंतर क्यों है? तो राजस्थान हाईकोर्ट ने यह जवाब मांगा है। देश का पहला अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बना जिसने टीकाकरण अभियान का बीड़ा उठाया है। अटल बिहारी वाजपेयी ये संस्थान जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है, जो कि मिशन 2.0 के अंतर्गत 2 लाख युवाओं का टीकाकरण करेगा। कोरोना के इलाज में आयुष 64 दवा कारगर। आयुष 64 जो कि मलेरिया की एक दवा है, इसको इजाद किया गया था 1980 के अंदर, लेकिन अब कोरोना के अंदर भी ये कारगर साबित हो रही है। नृपेंद्र मिश्रा को जापान का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव रह चुके हैं 2014 से 2019 तक। अब इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए अब हम लोग एमसीक्यू पैटर्न की ओर बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए ये है कि हाल ही में किस पत्रकार का निधन हुआ जिन्हें वर्ष 2018 में गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो अभी हाल ही में आपको एक पता होगा कि बड़ी दुखद घटना हुई है जिसमें रोहित सरदाना जो है इनका निधन हुआ है। इनकी उम्र महज 41 साल थी और काफी कम उम्र में इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में काफी नाम कमाया है, काफी प्रसिद्धि इन्होंने कमाई है, कई पुरस्कार भी इनको मिल चुके हैं। देखिए पत्रकार का जो जीवन है वो इतना सरल नहीं होता है। पत्रकार पब्लिक डीलिंग करता है, पब्लिक के बीच जाता है, उनसे बातचीत करता है और सबके सामने अपनी बातचीत को रखता है। तो इनके जीवन से संबंधित कुछ फैक्ट हम लोग देख सकते हैं। इनका जन्म जो है वो 1979 के अंदर हुआ, हरियाणा के अंदर हुआ था और अब 30 अप्रैल 2021 को 41 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। ये निधन नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। कॉज ऑफ डेथ जो है वो रहा है इनका हार्ट अटैक। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये कोरोना से संक्रमित थे और हार्ट अटैक के कारण इनकी मृत्यु हुई है। इनका जो ऑक्यूपेशन है वो न्यूज एंकर ये हैं, जर्नलिस्ट थे, एडिटर थे। काफी अच्छा इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में काम किया है और ईयर ऑफ एक्टिवेशन मतलब 2000 से लेकर 2021 तक इन्होंने न्यूज एंकरिंग की है। ये एम्प्लॉय रह चुके हैं जी न्यूज के और आज तक के। कई सेशंस आप लोगों ने इनके देखे होंगे
जिसमें से बहुत ही फेमस सेशन जो है वो इनका दंगल रहा है, और ताल ठोक के ये दोनों ही सेशन काफी ज्यादा फेमस हुए थे। इसमें से दंगल जो है ये तो बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था। स्पाउस यानी कि इनकी जो वाइफ हैं वो हैं प्रमीला दीक्षित, इनकी वाइफ का नाम है, और दो डॉटर्स इनके पास में हैं। इनको एक अवार्ड से सम्मानित किया गया था वर्ष 2018 के अंदर, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। चलिए इनके एकेडमिक रिकॉर्ड्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। वर्ष 2000 से लेकर 2002 तक इन्होंने आर्ट्स के अंदर डिग्री पाई है, और मास कम्युनिकेशन के अंदर, मास कम्युनिकेशन में इन्हें पोस्ट ग्रेजुएट किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन जो है मास कम्युनिकेशन के अंदर इन्होंने हासिल किया है। वो हासिल किया इन्होंने गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इन्होंने हासिल किया है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है जो कोरोना टीकाकरण के प्रचार की जिम्मेदारी उठाई है? जिसने कोरोना टीकाकरण के प्रचार की जिम्मेदारी उठाई है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये है अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जो क्षेत्र है यहाँ पर स्थित है अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय। इसमें मिशन 2.0, इसके अंदर मिशन 2.0 जो है वो शुरू किया गया है, जिसके तहत 2 लाख युवाओं को, देखिए बहुत बड़ा आंकड़ा है, 2 लाख युवाओं का टीकाकरण किया जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हम लोग देख सकते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय लिखा हुआ है। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये बांग्लादेश दौरे पर गए थे, और वहां पर बांग्लादेश के साथ में कई समझौते किए, और ये निश्चय किया कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर एक बांग्लादेश मतलब शेख मुजीबुर रहमान से संबंधित एक लाइब्रेरी की स्थापना दिल्ली विश्वविद्यालय में की जाएगी। और बांग्लादेश से संबंधित लाइब्रेरी स्थापित जो की गई है दिल्ली विश्वविद्यालय में, ये भारत की पहली है। बात करें हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की, यहाँ पर विश्व की पहली कोविड लाइब्रेरी जो है वो बनाई गई है। कोविड लाइब्रेरी जो है वो बनाई गई है कहाँ पर? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर। तो इसका आंसर रहेगा आंसर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये यहाँ पर न्यूज़पेपर का आप लोग आर्टिकल देख सकते हैं कि 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु के वर्ग को टीकाकरण शुरू किया गया है, और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर का अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय इस महाअभियान में भूमिका निभाने जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है वो देश का पहला विश्वविद्यालय बन चुका है। चलिए कुछ क्वेश्चन जो हैं वन लाइनर वो हम लोग कर लेते हैं कि हाल ही में भारत ने किस देश की वैक्सीन को भारत में अनुमति दी है? तो वो देश का नाम पूछ रहा है, तो हम लोग कहेंगे रूस देश की वैक्सीन है, और उसका नाम है स्पुतनिक वी। इसको हम लोग कहेंगे स्पुतनिक वी, स्पुतनिक 5 नहीं कहेंगे, ध्यान दीजिए, स्पुतनिक 5 हम लोग नहीं कहेंगे, स्पुतनिक वी हम लोग कहेंगे। भारत के अंदर पहले से ही 2 वैक्सीन हैं, एक तो है कोविशील्ड जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई जा रही है, और इसके जो सीईओ हैं वो हैं आदार पूनावाला, ठीक है। जबकि दूसरी जो भारत में वैक्सीन है वो कौन सी है? कोवैक्सीन है, ठीक है। कोवैक्सीन जो है वो भारत के अंदर है, इसे बनाया जा रहा है भारत बायोटेक के द्वारा। भारत बायोटेक जो है वो इसे बना रहा है। तीसरी वैक्सीन जो अनुमति दी गई है वो है स्पुतनिक 5। आप लोग को पता होगा कि अमेरिका की एक वैक्सीन है जॉनसन एंड जॉनसन, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की वैक्सीन है। इसकी केवल 1 डोज ही काफी रहती है, 1 डोज, जबकि कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 2 डोज लगाई जाती है 4 से 6 सप्ताह के बीच में। यहाँ पे मैं आपकी जानकारी के लिए और बता दूं कि न्यूयॉर्क के अंदर, आपको पता होगा कि न्यूयॉर्क के अंदर भारत की पहली बच्ची ने जन्म लिया, जिसके अंदर कोरोना वैक्सीन जो है, कोरोना जो एंटीबायोटिक्स हैं वो पहले से ही उसके शरीर के अंदर मौजूद थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चीन ने दक्षिणी थाईलैंड में किस नहर को बनाने का निर्णय किया है? तो आप लोग याद रखना, यहाँ पर जो है वो है करा कैनाल प्रोजेक्ट। करा कैनाल प्रोजेक्ट जो है वो दक्षिणी थाईलैंड में चीन बना रहा है। देखिए यहाँ देख सकते हैं हम लोग, यह है हमारे पास में दक्षिणी थाईलैंड, और इसके दक्षिणी हिस्से पर भूमि को, लैंड एरिया को कट करके 1200 किलोमीटर की दूरी इससे कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर स्थित है दक्षिणी चीन सागर, और इसके लेफ्ट साइड के अंदर स्थित है बंगाल की खाड़ी। तो यदि चीन को बंगाल की खाड़ी में आना है तो वो 1200 किलोमीटर की उसको दूरी तय कम करनी पड़ेगी, और इसमें 7 घंटे का समय कम भी लगेगा।
चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं हम लोग क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर क्या होते हैं। तो क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा टैंकर है जो कि 2 लेयर इसमें होती हैं, 2 लेयर जो है इसमें होती हैं ताकि इसको इंसुलेशन मिल सके, क्योंकि ऑक्सीजन का जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो इसका वाष्पीकरण यानी कि वेपोराइजेशन होने लगेगा और ये क्या हो जाएगी, ये लिक्विड फॉर्म से वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन इसको कन्वर्ट किया गया है लिक्विड के अंदर, क्योंकि जब भी किसी गैस को लिक्विड में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो उसे ट्रांसपोर्ट करना और स्टोर करना आसान रहता है। चलिए यहाँ पे आप लोग न्यूज़पेपर का आर्टिकल देख सकते हैं, क्या होता है क्रायोजेनिक टैंकर। इसमें बताया गया है कि लिक्विड ऑक्सीजन जो है उसको बाहर की गर्मी से बचाने के लिए इन टैंकरों का निर्माण किया जाता है। तो ये आपको उपलब्ध रहेंगे टेलीग्राम चैनल पर, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। हाल ही में आयुष मंत्रालय के द्वारा जानकारी दी गई कि आयुष 64 दवा कोरोना के इलाज में संभव है। यह दवा किस रोग के इलाज के लिए बनाई गई है? तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो है मलेरिया। तो मलेरिया के इलाज के लिए ये दवाई जो है वो अब बनाई गई है। बेसिकली ये दवाई जो है दवा 1980 के अंदर ही बना दी गई थी, जो कि मलेरिया के इलाज के लिए कारगर सिद्ध होती है। लेकिन अभी स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये कहा है कि ये कोरोना के इलाज के लिए भी क्या है, कारगर सिद्ध हो रही है। ठीक है, हम लोग बात करें आयुष मंत्रालय की, तो आयुष के अंदर क्या क्या काउंट होता है? वो काउंट होता है आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी और होम्योपैथी। अभी देखेंगे हम लोग आगे और देखते हैं। टीबी की हम लोग बात करें तो टीबी का जो बैक्टीरिया होता है वो होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। एड्स का कौन सा होता है? एड्स का वो होता है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो है वो एड्स का होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आप लोग न्यूज़पेपर का आर्टिकल देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है कि 1980 के अंदर ये दवा बनाई गई थी जिसका नाम है आयुष 64 और इसका परीक्षण जो है वो 70 मरीजों पर भी किया गया है। आयुष मंत्रालय में किन उपचारों को शामिल किया जाता है? तो आप लोग देखिए, सबसे पहले एक नाम लिखिए आप लोग, वो है आयुर्वेद। आयुर्वेद के बाद है फिर यूनानी, फिर है सिद्धा, उसके बाद है नेचुरोपैथी और फिर उसके बाद है होम्योपैथी। तो इनको मिलाकर आयुष मंत्रालय के अंदर इनका उपचार जो है वो संभव बनाया गया है। एड्स का पूरा नाम क्या है? तो आप लोग लिखिए इसको, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम और इसका वायरस मैंने आप लोगों को बताया ह्यूमन इम्यूनो वायरस। यदि पूछे कि एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है तो आप लोग 1 दिसंबर उसमें याद रखिएगा। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस जो है वो मनाया जाता है। टीबी में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यदि सीधा अंग की पूछा जाए इसके अंदर, तो अंग तो जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि बोन टीबी भी होता है। जैसे आप लोग सुनते हैं कि बोन टीबी होता है, हड्डी का टीबी, लेकिन एक अंग का नाम पूछा जा रहा है तो हम लोग इसमें कह सकते हैं लंग्स यानी कि फेफड़े। तो फेफड़े की जो संरचना होती है उस संरचना के अंदर फेफड़ों में एल्वेओली पाई जाती है जो कि गैसेस जो है उसको एक्सचेंज करने का काम करती है। यानी कि CO2 जो है वो तो निकलेगी बाहर की ओर और ऑक्सीजन जाएगी अंदर की ओर और फंक्शनिंग यूनिट काम करेगी कौन सी? एल्वेओली इसके अंदर काम करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा को किस देश से ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा आंसर बी, जापान जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। तो जापान का जो अवार्ड है, सम्मान है, वो दिया गया है नृपेंद्र मिश्रा को। नृपेंद्र मिश्रा 2014 से लेकर 2014 से लेकर 2019 तक ये प्रधान सचिव रहे हैं, हेड सेक्रेटरी रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी किसके? नरेंद्र मोदी जी के, PM के ये चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, प्रधान सलाहकार भी हम लोग कह सकते हैं। जापान की यदि हम लोग बात करें तो जापान 4 द्वीपों से मिलकर बना है। 4 द्वीप कौन कौन से हैं? वो है होक्काइडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशु। ये 4 द्वीप जो हैं इनका उत्तर से दक्षिण का क्रम भी यही है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशु।
हम लोग बात करें इंडोनेशिया की तो ईरियन जया, सुमात्रा, जावा ऐसे कई द्वीप जो हैं वो इंडोनेशिया पर स्थित हैं। लेकिन हम लोग बात करें इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता, जो कि किस द्वीप पर स्थित है, जो कि स्थित है जावा द्वीप पर। ये जो राजधानी है जकार्ता, इंडोनेशिया इसे स्थानांतरित करने की बात कर रहा है और स्थानांतरित करके इसे स्थापित करेगा कालीमंतान में। कालीमंतान के अंदर इसे स्थानांतरित करेगा क्योंकि जावा जो है वो धीरे धीरे पानी के अंदर डूब रहा है। इंडोनेशिया का एक और द्वीप जिसे अभी हम लोगों ने देखा वो है सुमात्रा। सुमात्रा विश्व में सर्वाधिक उपजाऊ द्वीप की श्रेणी के अंदर आता है। हम लोग अमेरिका के एक द्वीप की बात करें तो आप लोगों ने सुना होगा हवाई द्वीप। आप लोगों ने सुना होगा हवाई द्वीप के बारे में। होनोलुलु का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जहां पर अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय हनीमून के लिए गए थे। वो होनोलुलु हवाई द्वीप पर ही स्थित है। हवाई द्वीप से ही अमेरिका ने हवाई द्वीप से ही जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए थे। कब? 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को, जिसका नाम था लिटिल बॉय और फैट बॉय। चलिए हम लोग यहाँ पे न्यूज़पेपर की कटिंग देख सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए, नृपेंद्र मिश्रा को जापान का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड जो है इससे सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हार्मुज जल संधि किन दो जल क्षेत्रों को आपस में जोड़ती है? तो जल क्षेत्र दो कौन कौन से हैं? एक तो है वो फारस की खाड़ी और दूसरा है अरब सागर। इन दो जल क्षेत्रों को आपस में जोड़ती है। लेकिन जल संधि यानी कि वाटर स्ट्रेट जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जो दो जल क्षेत्रों को तो आपस में जोड़े, यानी कि दो वाटर जो रीजन्स हैं उनको आपस में ज्वाइन करे और दो लैंड फॉर्मेशन जो हैं उनको आपस में अलग करे। ठीक है, तो यहाँ पे लैंड फॉर्मेशन जो है वो कौन कौन से अलग हो रहे हैं? एक तो है ईरान और एक है यूएई। ठीक है, तो याद रखिए ना, हार्मुज जल संधि, ईरान पर जब सैंक्शंस लगाए थे यूएसए ने, तो ईरान ने इस हार्मुज जल संधि को क्या कर दिया था? बैन कर दिया था, रोक दिया था। भारत 2+2 वार्ता किन दो देशों के साथ करता है? तो भारत जो है वो एक तो करता है जापान के साथ में और एक करता है यूएसए के साथ में। यहाँ पर 2+2 लिखा हुआ है, इसका अर्थ है कि एक तो इसमें रहते हैं विदेश मंत्री और एक रहते हैं रक्षा मंत्री। तो दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री जो हैं वो इस बैठक के अंदर भाग लेते हैं। और अभी हाल ही में भारत ने जापान के साथ ऐसी मीटिंग जो है वो की है। भारत की सबसे बड़ी तितली कौन सी है? तो आप लोग नाम याद रखना, इसका नाम है गोल्डन बर्ड विंग। इसका नाम जो है वो है गोल्डन बर्ड विंग। ठीक है, कहाँ ये पाई जाती है? ये पाई जाती है उत्तराखंड के अंदर। ये भारत की सबसे बड़ी तितली है, याद रखिएगा। पांचवा क्वेश्चन आप लोग के सामने है। 24 अप्रैल 2021 को किस ग्राम पंचायत को पंडित दीनदयाल सशक्तिकरण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है ए ऑप्शन, इसका राइट रहेगा, मचाकी कला ग्राम पंचायत। क्यों सम्मानित किया गया है? कारण क्या है सम्मानित करने का? क्योंकि जल संग्रहण के अंदर यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग के अंदर, जल संग्रहण में इसने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। अभी आपको हाल ही में पता होगा कि जल शक्ति मंत्रालय की एक पहल है, कौन सी? हर घर जल जो है, या हम लोग कहें हर घर नल से जल जो है, वो अभियान है 2024 तक हर घर नल से जल पहुंचाना है। और इसके लिए कैच द रेन अभियान जो है वो अभी हाल ही के अंदर चलाया गया था। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कौन हैं? गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं ये जल शक्ति मंत्री हैं अभी। चलिए आगे और देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे न्यूज़पेपर का आप लोग आर्टिकल देख सकते हैं कि मचाकी कला ग्राम पंचायत जो है वो कहाँ पे स्थित है? वो स्थित है पंजाब के अंदर और यहाँ पे सरपंच को भी सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पैसा 1996 ये क्या चीज है? इसकी फुल फॉर्म होती है पंचायत एक्सटेंशन फॉर शेड्यूल एरिया एक्ट। क्या चीज है ये? यहाँ पर ग्राम सभा जो होती है, ग्राम सभा को संपूर्ण शक्तियां मिल जाती हैं इस एक्ट के तहत।
ये जो है 1996 में ये एक्ट बनाया गया था भूरिया समिति की सिफारिश पर। भूरिया समिति की सिफारिश पर ये बनाया गया था और ये भारत के 10 राज्यों के अंदर लागू है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिएगा। पंचायत की त्रिस्तरीय संरचना किस समिति के द्वारा सुझाई गई थी? तो आप लोग याद रखना 1957 के अंदर एक समिति गठित की गई थी, वो है बलवंत राय मेहता समिति। और इस समिति ने 1969 के अंदर 1959 में अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें ये कहा कि पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उसमें त्रिस्तरीय संरचना होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो आप लोग डीपीएसपी पढ़ते हैं, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें आर्टिकल 40 जो है अनुच्छेद 40 वहां पर किया गया है ग्राम पंचायत या हम लोग कहें ग्राम स्वराज का गठन किया गया है। चलिए छठा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, हाल ही में नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर पहुंचाने वाले किस पायलट का निधन हो गया है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा आंसर बी, माइकल कॉलिंग जो हैं इनका हाल ही के अंदर निधन हुआ है। 90 वर्ष इनकी आयु थी। नील आर्मस्ट्रांग जो हैं ये कुल 3 यात्री थे, याद रखना ये कुल 3 यात्री थे जो कि कहाँ पे गए थे? अंतरिक्ष में गए थे। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं न्यूज़पेपर का आर्टिकल, 1969 में ये चांद के ऊपर गए थे। इसमें 3 अंतरिक्ष यात्री थे। अपोलो 11 जो था ये इनके मिशन का नाम था। चलिए, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने चांद के पत्थर को अपने ओवल ऑफिस में सजाया है? तो हम लोग कह सकते हैं कि जो बाइडन जो हैं, जो बाइडन उन्होंने अपने ओवल ऑफिस के अंदर इस पत्थर को सजाया है, जो कि कौन लेके आए थे? नील आर्मस्ट्रांग जो हैं वो इस पत्थर को चांद से लेके आए थे, जो कि जो बाइडन के ऑफिस में सजा हुआ है। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा जो हैं, राकेश शर्मा ये भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं और ये 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में गए थे, जिसका नाम था सोयूज। सोयूज की मदद से ये अंतरिक्ष के अंदर गए थे। अंतरिक्ष में दूरी को मापने की इकाई कौन सी है? तो आप लोग याद रखना लाइट ईयर। लाइट ईयर जो है इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश वर्ष। ये क्या है? दूरी को मापने की इकाई है, ठीक है। ये क्या है? दूरी को मापने की इकाई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट वैश्विक सैन्य व्यय 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पर रहा है अमेरिका, ये फर्स्ट पोजीशन पे है, जबकि चीन जो है वो सेकंड पोजीशन पे है। और थर्ड पोजीशन पे कौन आ गया है? इंडिया जो है इसमें थर्ड पोजीशन पे आया है। सिपरी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है और सिपरी की फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलिए नेक्स्ट वन लाइनर हम लोग देख सकते हैं। वन लाइनर में आप लोग देखिए कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसमें भारत का जो स्थान रहा है वो कौन सा रहा है? फोर्थ, चौथा स्थान भारत का रहा है। इसमें ये इंडेक्स क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि किस देश की आर्मी जो है वो कितनी पावरफुल है, कितनी पावरफुल जो है वो उस देश की आर्मी है। यहाँ पे नेक्स्ट वन लाइनर है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो वो हैं विपिन रावत। नाम याद रखिएगा, विपिन रावत जो हैं वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। उनका कार्य क्या है? उनका कार्य है उनका कार्य है कि वो तीनों सेनाओं के बीच में सामंजस्य जो है, तीनों सेनाओं के बीच में सामंजस्य को स्थापित करते हैं और इसकी रिपोर्ट जो है वो किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को इसकी रिपोर्ट देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 8वां क्वेश्चन, आदित्य L1 सपोर्ट सेल की स्थापना आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस में की गई है। यह कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पर? ये स्थित है उत्तराखंड के अंदर। तो उत्तराखंड के हल्द्वानी के अंदर ये स्थित है। कौन सा? आदित्य L1। ये भारत का पहला सूर्य मिशन है, सूर्य के लिए चलाया गया मिशन है, जो कि क्या काम करेगा कि जो भी डेटाज आएंगे आदित्य L1 से, जो भी डेटाज आएंगे उनको ये ऑब्जर्व करेगा और उनको डिकोड करेगा। चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं हम लोग, नासा के सूर्य के लिए कौन से मिशन हैं? तो सूर्य के लिए मिशन है, एक तो है पार्कर, नाम याद रखना, एक तो है पार्कर और एक है सनराइज, ठीक है। 2 मिशन हैं। सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन जो है वो ऊर्जा का स्रोत है। नासा का बृहस्पति के लिए मिशन कौन सा है? तो आप लोग याद रखना जूनो मिशन। नासा का मंगल के लिए कौन सा मिशन है? अभी हाल ही में आपको पता होगा परसिवरेंस जो है वो नासा का
मंगल के लिए मिशन है। शनि के लिए मिशन हम लोग बात करें तो कौन सा है? ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई आप लोग याद रखना। जापान की स्पेस एजेंसी कौन सी है? तो वो है जेक्सा। फिर रूस की स्पेस एजेंसी कौन सी है? वो है रोसकॉसमॉस। ठीक है, तो ये किसकी है? ये है रूस की। भारत के नए वित्त सचिव जो है वो कौन बने हैं? वो बने हैं टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन जो हैं वो भारत के नए वित्त सचिव बने हैं। तरुण बजाज कौन है? तो तरुण बजाज जो हैं वो अभी हैं कौन से? राजस्व सचिव हैं। तरुण बजाज जो हैं वो क्या हैं? राजस्व सचिव हैं। जबकि विमल, ये देखिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, विमला सिंह कपूर जो हैं वो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। चिंतन वैष्णव जो हैं वो कौन बने हैं? ये हैं अटल इनोवेशन मिशन के। यहाँ पे याद रखिए, अटल इनोवेशन मिशन जो है, अटल इनोवेशन मिशन के डायरेक्टर कौन बने हैं? चिंतन वैष्णव बने हैं। चलिए गीता मित्तल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। गीता मित्तल जो है वो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश हैं। फातिमा बीवी 1989 में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। लीला सेठ भारत की पहली, लीला सेठ भारत की पहली क्या है? महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। महिला मुख्य न्यायाधीश हैं जो कि हिमाचल प्रदेश की न्यायाधीश बनी थी 1991 के अंदर। आर भानुमति, इंदिरा बनर्जी और ये तीनों जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या रही हैं? ये महिला न्यायाधीश रह चुकी हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द लिविंग माउंटेन किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है अमिताभ घोष के द्वारा। और भी हम लोग कई बुक्स को देख लेते हैं। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये किसकी है? ये है नेल्सन मंडेला की किताब। काबुलीवाला ये किसकी है? रविंद्रनाथ ठाकुर की ये किताब है। प्लेइंग इट्स माई वे ये आप लोगों को पता होगा, ये किसकी है? सचिन तेंदुलकर जो है उनकी किताब है। वी आर डिस्प्लेस्ड किसकी है? ये है यूसुफ मलाला की। यूसुफ मलाला की है वी आर डिस्प्लेस्ड। अनब्रेकेबल MC मैरीकॉम की ये बुक है। चलिए हम लोग जब भी करंट अफेयर देखेंगे तो एक दिन पहले वाले जो करंट अफेयर थे उनको रिवाइज करेंगे। आज हमारा पहला दिन है तो कल के दिन हम आज वाला करंट अफेयर हम लोग रिवाइज करेंगे। ये आज आपके लिए स्टडी ग्लव्स क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताना और आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा मुझे भी आप लोग जरूर से कमेंट में बताना। चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।